We are going to discuss today about Charlemagne. The very first topic of our syllabus, we will discuss about Charlemagne. As we earlier said, that we have to discuss about the medieval Europe. The title of our syllabus is the feudal society, but we have to study the many events of the medieval Europe. Here I would like to say one thing about medieval term. Before knowing Charlemagne, we should know about the medieval Europe, why it is called medieval. As we know that historian divided the ages as ancient, medieval and modern, but why this is so called? Because of their characteristics. Each and every age has its characteristics or its significance. That's why it is called medieval or modern or ancient. So in medieval Europe or in medieval age, lots of characteristics of the age, but one of them was the domination of religion. We can say that the religion was or the Pope is very powerful in that particular period. Even in, if we see in Isai or Christian community, the Pope was the head, or the if we talk about the Islamic world, the Khalifa were the heads. So in medieval age, Pope was in Roman Empire. Pope was the head. Even they were very powerful, even more than the rulers. They take many decisions related to the society, related to the economy, or many political issue also. So Charlemagne is also under the control of Pope, or we can say that there was a tuning between Pope or the Charlemagne. So that why before knowing the Charlemagne, I discuss about the dominance of the Pope. The Pope resided that time in Rome. They were the head and they controlled the whole Roman Empire at that time. तो शार्लमेन शुरू करने से पहले इसलिए मैंने थोड़ा सा धर्म के बारे में बता दिया, क्योंकि राज्याभिषेक जो है शार्लमेन का, कोरोनेशन जो है शार्लमेन का, वो हमें देखना है, वो पोप से जुड़ा हुआ है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है. तो पहले हम शार्लमेन के बारे में जान लें. शार्लमेन जो था वो कैरोलिंगियन वंश का शासक था. इससे पहले मैंने बता रखा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिवीजन में किस तरह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो उसका डिक्लाइन हो गया था, और वहां पर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे और अराजकता वाली स्थिति थी. तो फिर इस समय बहुत सारे शासक आए. कैरोलिंगियन वंश जो था या कैरोलिंगियन साम्राज्य जो था, उसमें चार्ल्स यानी शार्लमेन के पहले भी बहुत सारे शासक आए, लेकिन उन्होंने उतना एक्सपेंशन नहीं किया या वो उतने योग्य नहीं थे जितना कि शार्लमेन था. इससे पहले हम देखते हैं शार्लमेन के पहले छोटा पिपिन जो उनके फादर थे, ठीक है, मार्टेल बोलकर और एक शासक थे शुरुआत में, पिपिन से भी पहले. ये सारे शासक थे, 2-3 शासक थे शार्लमेन से पहले. बेसिकली ये फ्रैंक राजवंश से बिलोंग करते थे, लेकिन रूट इनका जर्मन से था. तो शार्लमेन का गद्दी पर आना वो 768 यानी 768 कॉमन एरा से लेकर वो 814 तक, ठीक है, 814 तक वो गद्दी पर रहा. लेकिन उसका जो राज्याभिषेक की घटना है वो 800 एडी की घटना है, 800 कॉमन एरा की घटना है. तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे. आप लोगों के सिलेबस में पहला ही टर्म है शार्लमेन एंड द कोरोनेशन ऑफ शार्लमेन. तो शार्लमेन जब वो गद्दी पर आया 768 कॉमन एरा में, उसने लगभग 47 वर्ष का उसका शासनकाल था. और शार्लमेन का एक्चुअल जो नाम है वी नो जनरली एज चार्ल्स द ग्रेट, ठीक है, चार्ल्स
के नाम से वो जाना जाता था, लेकिन उसने इतने युद्ध किए, इतने विजय अभियान किए, बहुत सारे एक्सपेंशन उसने किए, इसलिए उसे ये टाइटल दिया गया शार्लमेन का। शार्लमेन उसकी उपाधि थी या उसका टाइटल था, ऐसे वो चार्ल्स महान के नाम से या चार्ल्स महान उसका नाम था। तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करना उसने शुरू किया, बहुत सारे विस्तार किए उसने, लोम्बार्डी, इटली, जर्मनी, इन सारे क्षेत्रों में, सैक्सन राज्यों में, स्लाविया जो था, स्लाव जो जनजाति थी, उनसे रिलेटेड भी उन्होंने विस्तार किया शार्लमेन ने। और उसका जो ये 47 वर्षों का करीब जो शासनकाल था वो पूरा ही युद्धमय था, बहुत सारे वॉर हुए इसमें, और उसने एक्सपेंशन के, इसीलिए तो उसे शार्लमेन द ग्रेट और चार्ल्स द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। और पोप के साथ इसकी ट्यूनिंग थी, क्योंकि जरूरी था पोप को भी साथ में लेकर चलना, क्योंकि उस समय जैसे कि मैंने पहले ही बताया उनका बहुत ही हस्तक्षेप हुआ करता था सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, और पॉलिटिकल जो भी इश्यूज थे या पॉलिटिकल जो भी घटनाएं होती थी उन पर। तो शार्लमेन के राज्य विस्तार का मुख्य उद्देश्य या उसके जितने भी युद्ध उसने जो किए, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य विस्तार पहला, दूसरा उसका था अपने साम्राज्य का कंसोलिडेट करना, राज्य विस्तार के साथ साथ उसमें वो कंसोलिडेट करना उसको, और साथ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना। तो एक साम्राज्य की स्थापना की गई। इससे पहले हम लोग साम्राज्य नहीं सुन रहे हैं, कैरोलिंगियन साम्राज्य सुना हमने, इससे पहले तो बताया जा चुका है कि किस तरह से पतन और अराजकता की स्थिति थी, बहुत सारे आक्रमण हुआ करते थे, जिसे कहीं ना कहीं शार्लमेन ने इस स्थिति में सुधार लाया और चेंजेस लाए और एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे ये घटनाएं पश्चिमी रोमन साम्राज्य में घट रही है। ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो बैजेंटाइन साम्राज्य है वो तो फ्लरिश कर ही रहा था उस वक्त, लेकिन इसके द्वारा साम्राज्य की स्थापना होने के बाद कहीं ना कहीं एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। तो गद्दी पर तो वो आ गया था 768 कॉमन एरा में ही, लेकिन पोप द्वारा उसका राज्याभिषेक किया गया जब उसने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए। तो पोप द्वारा उसका राज्याभिषेक किया गया था क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर 800 CE, यानी 25 दिसंबर 800 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक पोप के द्वारा किया गया। क्योंकि इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि जो कानूनी अधिकार था राज्याभिषेक का एक रोमन सम्राट के रूप में, वो रोम की जनता और सीनेट के हाथ में था। तो बहुत सारे लोगों ने इसे सम्राट नहीं, राजा के रूप में ही इसे माना। खैर वो अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद शार्लमेन के विस्तार से, पोप के हस्तक्षेप से ये शार्लमेन का राज्याभिषेक हुआ, और इसी समय पवित्र रोमन साम्राज्य की नींव पड़ी। द होली रोमन एम्पायर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पोप ने इसमें हस्तक्षेप किया, और जो कोरोनेशन था वो पोप के ही थ्रू हुआ था। इस वजह से होली रोमन एम्पायर कहा जाने लगा, या होली रोमन एम्पायर की नींव पड़ी। जैसा कि मैंने लास्ट डे भी बताया था कि क्यों इसे हम लोग द रोमन एम्पायर से द होली रोमन एम्पायर हमने इसे कहना शुरू किया। तो द होली रोमन एम्पायर बोलने का ही मतलब ये था कि एक पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। चूंकि रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, फिर भी इसकी जो राजधानी थी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी, या फिर हम यूं कह ले शार्लमेन की जो राजधानी थी, वो रोम न होकर आइकेन को बनाया गया। आइकेन में ही उसका एक भव्य राज्य महल था, और वहीं से वो शासन करता था और वहीं पर वो निवास करता था। लेकिन इसकी पर्टिकुलर कोई राजधानी अगर हम कहें कि रोम से जुड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं था। तो आइकेन को ही हम शार्लमेन की राजधानी समझते हैं। तो ये कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना, या पूर्वी या फिर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था मिडिवल यूरोप में या फिर पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था शार्लमेन का गद्दी पर आना, या फिर उसका राज्याभिषेक पोप के थ्रू होना। तो ये सारी चीजें हैं कि शार्लमेन ने फिर किस तरह से
और भी विस्तार किया, लेकिन फिर उसके बाद जो शासक हुए उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे। तो शार्लमेन के इन राज्याभिषेक के बाद भी उसने बहुत विजय अभियान किए। साथ ही साथ विजय अभियान के साथ शार्लमेन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे हम लोग कैरोलिंगियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं। उसने सिर्फ विजय अभियान ही नहीं किए, उसके साथ साथ उसने कल्चरल डेवलपमेंट भी किए। उसने साहित्य से लिटरेरी बहुत सारे लिटरेचर वगैरह के क्षेत्र में उसने काम करवाया, स्कूल्स बनवाए, और जितने भी कल्चरल जो भी चीजें थी उस पर उसने ध्यान दिया। इसलिए ये भी वैभव का काल रहा उसका। इसीलिए शार्लमेन के काल को कैरोलिंगियन रेनेसांस के एज के नाम से भी जाना जाता है। वो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैरोलिंगियन रेनेसांस क्या है, शार्लमेन ने किस तरह से कैरोलिंगियन रेनेसांस या फिर कैरोलिंगियन साम्राज्य में कल्चरल डेवलपमेंट करके एक पुनर्जागरण लाया, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने शार्लमेन के बारे में जस्ट बेसिक देख लिया। बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने शार्लमेन का नाम ही फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो ये शार्लमेन की उपलब्धियां थी, शार्लमेन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसका पवित्र रोमन साम्राज्य की नींव कैसी पड़ी, किस तरह से पोप के साथ उसका ट्यूनिंग था। इसके भी अपने फायदे थे, अपना इसका मतलब था, इसलिए इसने पोप के साथ। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर हम लोग देखते हैं मेडिवल एज में रिलीजन जो है वो बहुत ही डोमिनेट करने लगती है सोसाइटी को, रूलर्स को। तो फिर मॉडर्न एज में ये चीजें चेंज होती है। तो मॉडर्न एज का भी अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए मॉडर्न एज में आकर जो धर्म था वो कहीं ना कहीं कमतर पड़ता गया, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो मैं मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगी। तो शार्लमेन को ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो है वो हम लोग कैरोलिंगियन डायनेस्टी या कैरोलिंगियन साम्राज्य और कैरोलिंगियन रेनेसांस, ये भी शार्लमेन से ही जुड़ा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आई थिंक आप लोगों को हेल्प मिल रही है। और रही बात वीडियोस की, तो आप लोगों को पता है 3 सेमेस्टर्स चलते हैं एक साथ। अभी ऑड सेमेस्टर चल रहा है, 1st, 3rd एंड 5th। तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे फर्स्ट वाले ये ना सोचे कि उनसे रिलेटेड टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, तो हैव पेशेंस, टाइम लगता है। और मैं एक एक कर 1 by 1 मैं सारे सेमेस्टर के जो अनफेमिलियर टॉपिक्स हैं, नॉट ऑल द टॉपिक्स but some unfamiliar topics I will discuss here, and I think it will be helpful for you all. So आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।